नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं सोच के आया था कि मैं इस्तदा करूं लोगों से कि भाई ये इतना ना करो, हम लो प्रोफाइल हैं, मैं लो प्रोफाइल रहने दो, ये इतनी ज़्यादा मकबूलियत का मैं हकदार नहीं हूं जितनी आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन चलें फिर मिल रही है तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि भाई वो 2 साल के जो नुकात थे मईशत के, मैंने तनकीद भी बहुत की मौजूदा हुकूमत के ऊपर, लिहाज नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी निशानदही करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं उनकी निशानदही कर भी देता हूँ। मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, मैं सिर्फ खालिसतन बात करता हूँ मईशत की और माशरत की। जहाँ हमारा बेनिफिट होगा मुल्क का, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट का, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है भाई इस मुल्क की ट्रेड। इस मुल्क के अंदर जो शोबा तिजारत है उसने काफ़ी सफ़र किया है मेरे ख्याल से, और ये सफरिंग हमारी जो अगर हम देखें तो ये काफ़ी अरसे से चल रही है। जब से हुकूमत आई है डॉलर की कदर में भी इस्तेहकाम नहीं आया। इस मौजू पर मैंने बड़े ही अहम मेहमान को आज शामिल गुफ्तगू किया है, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन, मारूफ ताजिर और सनतकार शख्सियत। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब बात यह है कि हमें मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। रिवायती तौर पर बहुत सारे लोग इसके लिए कोई ना कोई जायज़ा पेश करते हैं, कोई ना कोई तजवीज़ देते हैं। आप कुछ मुनफरिद आज पेश करें ताकि हमारे नाजरीन और हुकूमत उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि जहाँ तक मुनफरिद का आपने एक बात की, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं ये कोई एक यूनिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। और इसमें सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और इसमें नाकाम कहानियाँ भी हैं। नाकाम कहानियों में हम आ जाते हैं और कामयाब कहानियों में मैं समझता हूँ कि आजकल की जो कामयाब कहानी है उसमें बांग्लादेश आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि हम क्यों नाकाम कहानियाँ सुनाने पे या रहने पे या करने पे मुसर रहते हैं, और क्यों नहीं हम दुनिया में जो कामयाब लोग हैं या कामयाब सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर हम क्यों नहीं चलते। और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, इसमें 2, 3, 4 चीज़ें हैं और उसमें कोई नई बात नहीं है। वो 2, 3, 4 चीज़ें क्या हैं? वो 2, 3, 4 चीज़ें हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, मशीनरी जो है अप टू द मार्क होनी चाहिए, आपका जो है कैश फ्लो आपके हाथ में होना चाहिए, आपके पैसे सरकार में फंसे हुए नहीं होने चाहिए, आपके जो इतने ज़्यादा ऑडिट्स और इतनी सारी चीज़ें जो हैं जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी को 24 घंटे उलझा के रखा जाता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये 2-4 चीज़ें हैं। फिर ये मार्केट एक्सेस होनी चाहिए। वो मार्केट एक्सेस के हवाले से भी दुनिया भर में आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके पास कॉटन अगर है तो कॉटन को अच्छी तरीके से आपको मार्केट करना चाहिए। आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास स्टार्टअप्स हैं कि जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो बड़ा इस वक्त काम कर रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन स्टोर, देखें बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम दुनिया से पीछे हों, मगर ये स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। हम सॉफ्टवेयर के मामले में दुनिया से पीछे नहीं हैं, हम दुनिया के बराबर हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बिजली और गैस की फराहमी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने कहा, यानी उसकी कीमतें दुरुस्त होनी चाहिए और सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। अब जहाँ पे आपके पास बिजली गैस की सप्लाई नहीं है, 2-2, 3-3 दिन आपके पास गैस नहीं है, बाकी 6 दिन आपके पास गैस का प्रेशर नहीं है, बिजली की आपके पास लोड शेडिंग कभी कहते हैं उसको, कभी आप मैनेजमेंट कहते हैं, फिर उसकी कीमतें ज़्यादा हैं। ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल मैं समझता हूँ कि 24 घंटे की मार है। इसको अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे अभी सिंध की कमेटी बना रहे हैं, या जैसे अभी इन्होंने ये बनाई थी कमेटी पेंडेमिक के दिनों में असद उमर साहब की निगरानी में, तो इसी तरीके से कोई एक ऐसी कमेटी जिसमें 5, 7, 8 जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखें, मैं रज़ाक दाऊद साहब को कॉम्प्लीमेंट पेश करूंगा, वो हर वक्त अवेलेबल हैं, वो टेलीफोन भी उठाते हैं, वो जवाब भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे मिनिस्टर हमारे ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है। आज चेयरमैन FBR आपको अवेलेबल है, हर वक्त वो आपको एक्सेस में है, आपको जवाब देते हैं। FBR का रिफॉर्म्स नहीं हुई, लेकिन FBR में टीम अच्छी आ जाने से FBR का किबला किसी हद तक दुरुस्त होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये टीम की वजह नहीं है, टीम के आने से चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। टीम अच्छी आएगी तो अच्छा हो जाएगा, टीम ख़राब होगी तो ख़राब हो जाएगा। सिस्टम में भी उसमें रिफॉर्म्स सही तरीके से करने की ज़रूरत है। ये 2, 4, 5 चीज़ें जो हैं ये आप कर लें, मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कल से आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे और दुनिया में
आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको एक मार्केट शेयर, एक इस्तेलाह है जिसको कहा जाता है, आपको ये देखना चाहिए कि हमारी जो भी 5-7 कमोडिटीज़ हैं उसमें हमारा दुनिया में मार्केट शेयर कितना है और होना कितना चाहिए। अब आपका जो शेयर होना चाहिए उसको लेने के लिए आपके पास जो टीम है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर दीजिए बिजनेस कम्युनिटी को। बिजनेस कम्युनिटी इंशाल्लाह उसमें अपना गेम करके आपको दिखाएगी और इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। ये कोई ऐसी दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल ये डूएबल चीज़ें हैं। अच्छा मियां जाहिद हुसैन साहब, एक अहम बात जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी भी है वो ये कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के मुतल्लिक ज़्यादा बातें हो रही हैं, लोग बहुत होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक्सपोर्ट्स के मुतालिक बात कर रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ अमूमन के बात ऐसी हो कि वो फिर सोल्यूशन बेस्ड हो। अब मियां जाहिद साहब ने बड़ी अहम बात की कि दिस कैन बी डन इन 24 आवर्स। थिंग इज़ कि अगर आपके पास विलिंगनेस हो तो इन 24 आवर्स आप ये बेसिकली चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मियां जाहिद साहब इसको थोड़ा एलेबरेट कीजिएगा। मैन ऑफ एक्शन जो होते हैं ना, उनके बारे में जब हम किताबें पढ़ते हैं तो एम ये होता है बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा काम करके दिखा सकते हैं। हाउ डू यू थिंक दिस कैन बी डन इन 24 आवर्स बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग मोर देन वंस विलिंगनेस? जी देखिए, बात यह है, हमारे यहाँ पहले एक ऐसा इशू था जो शायद किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी कि उसको 24 घंटे या 36 घंटे या इवन 6 महीने में या 1 साल में भी कर ले। वो था दहशतगर्दी का इशू। ठीक, वो उसके ताने बाने एक इंटरनेशनल चल रहे थे, तो वो नहीं कर सकते थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। ठीक है, गैस की शॉर्टेज है, लेकिन क्या गैस की वजह से कोई फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं? इसका मतलब है गवर्नेंस का इशू है। ठीक है, कि गैस को आप सही क्यों नहीं कर पाते, गैस मिलनी चाहिए, मैनेज नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। अच्छा, बिजली भी ऐसा है कि आपके पास इस वक्त 36,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो 22,000 मेगावाट की है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो भी गवर्नेंस का इशू है, उसमें आपकी कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है। अब आज ये कीमत जो मैंने भी बात की, अच्छा अब आप अगर इंडस्ट्री को कीमत ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ तकरीबन 300 अरब रुपए का इसमें लॉसेज है। लाइन लॉसेज भी हैं, इसमें चोरी भी है और बिलों की रिकवरी ना होना वो भी है। तो ये भी अगेन आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, आपके मैनेजरियल इश्यूज़ हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं इनको यानी आपकी कॉस्ट आपको हल करनी चाहिए, आपकी सप्लाई आपको हल करनी चाहिए। और फिर अगेन उसकी बात है रिफ़ंड्स की। रिफ़ंड्स आपके पास मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना जो है वो वर्ल्ड फेम आदमी है और बेहतरीन इन चीज़ों को समझते हैं और पूरी दुनिया उनको मानती है। फिर हमारे यहाँ आगे क्यों, जो पूरी दुनिया जिन लोगों को मानती है वो हमारे यहाँ आगे क्यों फेल हो जाते हैं? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि उनको आप कोई एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे कि वो यहाँ आके परफॉर्म कर सकें। कुछ तो है ना, गवर्नर स्टेट बैंक वर्ल्ड फेम आदमी है, ठीक, वो आपके यहाँ आगे अच्छी अच्छी स्कीमें भी वो लाए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बिजनेस कम्युनिटी उनको अप्रिशिएट करती है। लेकिन वो स्कीमें, वो चीज़ें जो गवर्नर स्टेट बैंक लाए हैं वो मार्केट कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, किसी हद तक है, किसी हद तक नहीं है। तो इसका मतलब है उसमें भी आपको फाइन ट्यूनिंग का मसला है। ठीक है ना मियां जाहिद साहब, असल में मुझे दे दी तो बात यह है कि हमारे यहाँ चीज़ें सारी इंग्रेडिएंट सारे अवेलेबल है इस वक्त। ठीक है, तो अगर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, फिजिकल स्पेस भी आपके पास है, सब कुछ है, तो फिर क्या वजह है कि वो चीज़ें फाइन ट्यून नहीं होती? तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ट्यूनर चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी टीम चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो इन सारी चीज़ों को ट्यून अप कर सकें। बिजनेस कम्युनिटी को उसके मुताबिक आप एनवायरनमेंट दे दीजिए, उसके मुताबिक आप उसको फील्ड दे दीजिए, तो हमारे यही बिजनेसमैन जो है ये पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ के आते हैं। ठीक है, इनको आप स्पेस दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका काम कैसे होता है। ज़रूरत अब इस चीज़ की है कि हम टेबल के इस तरफ और टेबल के उस तरफ ना बैठे हुए हों। ठीक है, हम यानी गवर्नमेंट और हम टेबल के एक ही साथ बैठे हुए हों। जब हम ये कर लेते हैं कि टेबल के इस तरफ और टेबल के उस तरफ, तो बिजनेसमैन जो है वो 24 घंटे में से 36 घंटे जो है वो तो अपनी पोजीशन ही क्लैरिफाई करता रहता है, वो आपको अपने जवाब ही देता रह जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए रिकंसिलिएशन।
गवर्नमेंट रिकंसाइल तो करती नहीं है ना। आप लोग तो रिकंसाइल करेंगे, आप मजबूरी है, गवर्नमेंट रिकंसाइल। हमारा कोई झगड़ा नहीं है जिसके लिए रिकंसिलेशन की जरूरत हो, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, ठीक है। वो फाइन ट्यूनिंग आप कर लीजिए, चीजें, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और करने वाली टीम आपके पास अवेलेबल है, दुनिया की बेस्ट टीम। और फिर एक और बात, मौजूदा हुकूमत को जो एनवायरनमेंट मिला है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का इदारा आपके खिलाफ नहीं है, हर इदारा जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं समझता हूं कि ये आइडियल, ठीक है। आपके नाले साफ करने के लिए जो है एनडीएमए की टीम जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब की सरबराही में यहाँ आ गई, आपके नाले साफ करा रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, आपके डिस्पोजल पे है। इसको मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। इसके माने ये हैं कि आप नाले तक नहीं साफ कर सकते, उसके लिए भी आपको हमारे फाजिल इदारे की जरूरत पड़ती है। इसकी इंटरप्रिटेशन आपकी बात की ये लग रही है, वो खुश है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप नाले तक साफ नहीं कर सकते। ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इवन केपेबल ऑफ दिस। लेकिन आप देखें, एक वर्दी वाले के बीच में बैठने से वो सिंध हुकूमत भी तारीफें कर रही है कि जी बिल्कुल ठीक है जी, हम वेलकम करते हैं कि जी कराची के लिए काम हो रहा है, ठीक। एमक्यूएम भी वेलकम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर ही रही है और उसके साथ पीटीआई कर रही है। ये कितनी बेहतरीन कॉम्बिनेशन। मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। हम रिजल्ट के पीछे क्या हो रहा है, ठीक, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कौम को आगे लेके जाना है, हमें रिजल्ट पे बात करनी चाहिए कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूं कि एक बेशक एक वर्दी वाले को, एक एनडीएमए के एक और जनरल साहब को वहां भी बिठा दीजिए एक्सपोर्ट के लिए भी, तो खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ ऐसा कर लीजिए कि मैं एक ऐसे ही मतलब लाइटर मोड में बात कर रहा हूं कि ये देखें हमारे पास सब कुछ चीजें मौजूद है। अब सारे सिर्फ इनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है। एक बड़ी अच्छी बात आ रही है, देखें मैं लुकमा देना चाह रहा हूं आपने देखे प्राइम मिनिस्टर ने, लुकमा तो देने दें, एक लुकमा। वो तिजारत को ठीक करने के लिए भी किसी वर्दी वाले को आपके पास भेज दें, आप लोग ठीक हो जाए। मेरा मतलब तिजारत का शोबा ठीक हो जाएगा या? हाँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ, आपको सजेशन है मेरी। आप एक काम करें, मेरे पास भेज दें, मैं उनको रिफंड्स की लिस्ट दूंगा और उन्हें कहूंगा कि अली बाबा के जिन जो है, ये लिस्ट है हमारी बोतल का जिन जो है, कि ये हमारी लिस्ट है, हमें रिफंड ला दो, ठीक। मैं उसे कहूंगा मुझे बिजली ला दो, ठीक, हमें आप दे दीजिए ना। एक बोतल में से जिन निकाल दीजिए, वो हमारे पास आ जाए कि तुम्हारी क्या डिमांड है, ठीक। हम उसे बताएंगे जी हमारी 4 डिमांडें, हमें बिजली दे दें, गैस दे दें, हमें रिफंड्स दे दें और हमें कीमत सही दे दें। ये 4-5 चीजें हम उसको बोलेंगे। यानी आप इस चीज के हामी हैं कि कोई आ जाए, कोई बोतल का जिन हो जो हमें ये 4-5 चीजें दे दे। आपने बड़ी अहम बात की है। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी। मैं ये तो नहीं कहता कि जो ख्यालात का इजहार मियाँ जाहिद साहब कर रहे थे वो उससे सब हमारे सियासतदानों में मुत्तफिक होंगे, लेकिन कारोबारी लोगों के दरमियान एक खुशी की लहर दौड़ गई मियाँ जाहिद साहब, जो बात आपने की। और हो सकता है कि आपकी मांगे भी पूरी हो जाएं। जैसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं तो बड़े बड़े काम भी वो लोग करके दे देते हैं। लेकिन मैं इस मौजू पर और मज़ीद बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ऐसे ना हो कि ये शाम को प्रोग्रामों की जीनत बन जाए और फिर कल को हमें मुरवज इल्ज़ाम ठहराया जाए कि हमने आइडिया फ्लोट किया। हम तो एक जिन की बात कर रहे हैं कि उसमें अलादीन का चिराग हो, कोई बोतल का जिन हो, कुछ हो, कि ताकि वो आके हमारी डिमांडें जब पूछे और हम उसे बताएं कि जी हमारी ये डिमांडें, और डिमांडें हमारी कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, डिमांडें सारी वही हैं जो पिछले 50 साल से हैं और जो दुनिया के हर मुल्क में हर बिजनेसमैन की यही डिमांड्स होती हैं, ठीक है जी। तो वही डिमांड्स हमारी हैं, कोई होनी नहीं है। पहले आपने कहा था कि मैं कोई नई चीज़ बताऊं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए हमें नई चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहिए। इतनी मुनफरद चीज़ तो बता दी, और क्या चीज़ चाहिए? वो भी मैंने इसलिए बता दी कि यही अगर कुछ चाहिए आपकी डिमांड के मुताबिक कोई नई चीज़ हो, तो नई चीज़ तो फिर यही है कि एक अलादीन का जिन होना चाहिए जो ये करे। और वो अलादीन का जिन हमने क्या है वो NCOC में भी हमने देखा है, अभी हमने यहाँ कराची में भी देखा है। तो बात यह है कि कौम कुछ अच्छी तरफ जाती नज़र आ रही है। मुझे कुछ लग रहा है कि चीज़ें जो हैं शायद सिंक्रोनाइज होने जा रही हैं, कुछ अच्छे मामलात होने जा रहे हैं।
तो अब वो मामलात अगर अच्छे हो रहे हैं ना, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हम इस तरफ भी आ जाएं कि जहाँ पे इकॉनमी बेहतर हो और जहाँ पे फिर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा मियां जाहिद हुसैन साहब, एक और आइडिया भी फ्लोट कर देते हैं फिर आज ही। बात यह है कि जब हमारे मुल्क की सिफारतकाराना पॉलिसी बनती है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनती है, और आजकल दौर है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, तो ऐसा क्यों ना हो कि किसी कारोबारी शख्स को भी उस नेशनल थिंक टैंक का हिस्सा बना दिया जाए जो फॉरेन पॉलिसी मुरविज करता है। देखिए ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन ये बता पाएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, किससे रिश्ते ज़्यादा मजबूत कर लिए जाएं। मेरा ऐसा ख्याल है, आई डोंट नो, आप इस पे अपने व्यूज़ दें। देखिए बात यह है, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी में बैठ के किसी बिजनेसमैन को आप जो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, जी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल उसमें ज़रूरत है और उसमें बिजनेसमैनों को इंडक्ट करना चाहिए ताकि उसमें इनपुट दें। तो उसमें हमारा जो सबसे बड़ा नुमाइंदा इदारा है फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, उसमें अभी आए थे अपना वज़ीर ख़ारजा हमारे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, और उन्होंने यही आइडिया जो आप बात कर रहे हैं यही फ्लोट किया था। और अगेन ये भी कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है, दुनिया में ऐसा हो रहा है और हम तो शायद इसमें भी 20-25 साल पीछे हैं। तो हमें ये चाहिए कि इसमें हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, इसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ही आजकल सब पता नहीं, आप जो ही शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लेते हैं मेरे गाल में दर्द शुरू हो जाती है। नहीं, फिर वो बोल देंगे गलत खबर। नहीं भाई नहीं, आप बुरा ना मानिएगा भाई, मेरे गाल में वैसे ही दर्द होती है। तो बात यह है कि हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए और बामकसद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन गड़बड़ तो कर दी ना फिर, अब वो उन पे नहीं मैं डालता, लेकिन गड़बड़ तो हो गई। बात यह है कि जहां आपके $12 बिलियन जेपरडाइज हो जाएं विद ए सिंगल सेंटेंस, इसके माने ये हैं कि आपकी फिर विजन वैसी है नहीं ना तो इंटरनेशनल कोहेरेंस की है और ना ही आप मुल्की मुफादात को फिर आप देख रहे हो, क्योंकि दोनों साइड से आप देख रहे हैं। तो सर ये बात तो है ना, $12 बिलियन जेपरडाइज होने की वजह से आज इमरान खान साहब को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी फेस सेविंग करनी पड़ रही है, और भी चंद लोग हैं जिनको फेस सेविंग करनी पड़ी है। तो सर इसका माने ये है कि ऐप कहीं रह गया ना। हाँ है, बिल्कुल इसमें डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी कौम को कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हमें फिर मतलब एम्बेरसमेंट भी होती है। मैं इसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक और मिसाल आपको देता हूँ कि GSP+ स्टेटस जो है ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही है। अब हमें वो जो स्टेटस मिला उसकी वजह से हमारी तकरीबन $1.5-2 अरब की एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी, वरना हमारी ये जो 21-22 या 23 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये शायद 18-19 होती। और एक्चुअल जो इसका पोटेंशियल है GSP+ स्टेटस की वजह से, वो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी $6 अरब, मगर हमें उसमें बदकिस्मती से सिर्फ $2 अरब ही की एक्सपोर्ट्स हमें उसमें मिल पाई हैं। और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम प्रॉपरली वर्ल्ड मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हैं। हमारे यहाँ चीज़ें हम बर वक्त डिश आउट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ वही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिजॉल्व करें, तो मैंने ये गुजारिश की आपसे कि वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा ड्यू शेयर है, हम 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमें हमारी उस हिसाब से जो हमारी चीज़ें हैं ना पोटेंशियल है, वो उतनी हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टैंडिंग होनी चाहिए। वो बदकिस्मती से वो हमारी जो स्टैंडिंग नहीं है, उसमें सबसे मेरे ख्याल में 80-90% जो रोल है वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज़्यादा है। बर वक्त चीज़ें हम नहीं बना पाते, बर वक्त हम शिपमेंट्स नहीं कर पाते, और उन चीज़ों को छोटे छोटे मामलात जो हैं उनको हम जब तक इनको नहीं एरेंट्स जो हैं इनको ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी ये मामला दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसको इस तरह से लेकर चलते हैं कि 80s के अंदर नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन व्यू ऑफ कोटा। लेकिन अब जो है वो ये चेंज हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर इस मौजू के ऊपर आपसे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ। जनाब वाला, हमारी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ करती थी। अब मज़ीद वहाँ पर ट्रेड पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं, क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम वहाँ पर फिर मार्केट बना लें एक्सपोर्ट की? जी बड़ी सिंपल सी बात है जी कि आप कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, आपकी प्रोडक्ट दुरुस्त होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग दुरुस्त होनी चाहिए, बस तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना इसमें। ये चीज़ें जो हैं आप कर दीजिए
और आप देख लीजिए कि वहाँ पे इंशाल्लाह हमारी मार्केट होगी। बांग्लादेश जो है आप देखें हमसे कहाँ था, वियतनाम किधर था, वो कहाँ से कहाँ चले गए। सिर्फ उसकी वजह यही थी कि उनके पास उनकी पॉलिसियाँ दुरुस्त थी। हमें वही चीज़ें करनी चाहिए कि बिजनेसमैन को हम ऑडिट के चक्करों में ना उलझाए रखें। अभी हमारी ये कॉटन वालों के साथ हमारी मीटिंग थी, आप देखें अलमिया रोने का मकाम है कि 7.5 मिलियन बेल्स हमारी हुई हैं एज अगेंस्ट 15 मिलियन बेल्स। ठीक है, अब उसमें क्या है जी कि उसमें बीज सही नहीं है, उसमें खाद सही नहीं है, उसमें आपने उनको टैक्स लगाए हुए हैं, आपके ग्रोअर के साथ जो है आप उसको पैसे सही नहीं दे रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें तो हैं, इन चीज़ों को आप दुरुस्त कर लीजिए, आपकी कॉटन क्रॉप जो है वो 15 मिलियन बेल्स होनी शुरू हो जाए। अभी आपने अमेरिका की बात की, आपको पता है अमेरिका ने 21% उनकी जो कॉटन ग्रोइंग है उसका 21% एरिया कम कर लिया उन्होंने, और तकरीबन 36% उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है कॉटन की। तो दुनिया जो है वो स्मार्टनेस के ऊपर जा रही है। हम जो है हमारे यहाँ जो कॉटन का एरिया है, जो रकबा है, वो 14% कम हो गया है, और उसमें जो प्रोडक्शन है वो हमारी को 50% डाउन हो गई है। तो बात यह है कि ये सारी बातें हैं। गवर्नेंस की हमने बात की, देखें आटा और गंदम की बात कर लें, आटा क्यों नहीं है, गंदम क्यों नहीं है, क्यों उसकी कीमत बढ़ रही है, ये सब गवर्नेंस के इश्यूज हैं। चीनी की कीमत जो है वो शायद 40 रुपये बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, तो चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई है, ये सारे हमारे इश्यूज हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हमारी। ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, बल्कि फूड सिक्योरिटी का जो इशू है इस पर तो पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। आज हमारे पास थोड़ा वक्त महदूद है, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम